स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए आज की वीडियो में इतिहास 10 क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। MCQ हो गया है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार का तो पूरा चेंज हो गया है पैटर्न ही क्वेश्चन का। लॉन्ग क्वेश्चन देखना ही नहीं, छोटा छोटा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो चलिए MCQ हुआ है, उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के लिए, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले अगर आप चैप्टर ना समझे हो तो चैप्टर पूरा समझाया हुआ है, समझ लीजिएगा। उसके बाद MCQ करा दिए, MCQ देख लीजिएगा। उसके बाद इसको देखिए, ये शॉर्ट क्वेश्चन। राष्ट्र क्या है, क्वेश्चन क्या है, आंसर इसका क्या होगा? तो आंसर रेनन के अनुसार राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। क्लियर है? राष्ट्र राज्य क्या है? तो राष्ट्र राज्य में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र उन लोगों का गृह क्षेत्र बन जाता है। उन लोगों का गृह क्षेत्र बन जाता है। कौन लोग? तो जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भाषी और धार्मिक आधार पर एक समुदाय के रूप में एकजुट होते हैं तथा राजनीतिक आधार पर प्रशासित होते हैं। तो ये राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद उन्हीं लोगों को भाता है, भागाता नहीं, उन्हीं लोगों को भाता जो अपने लिए एक अस्थायी महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद किनको भाता है? तो जो अपने लिए एक अस्थायी और महत्वपूर्ण स्थान की बदलते हुए समाज में बनाने की इच्छा रखता है। अब जनमत संग्रह क्या है, अगला प्रश्न है। तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसी को जनमत संग्रह कहते हैं। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, जिस सत्ता पर कोई अंकुश नहीं, ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। माने किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, ऐसा शासन व्यवस्था जिससे जो जनता है उससे कोई मतलब नहीं, जो जी चाहा वो करा, अत्यंत केंद्रीकृत और सैन्य बल पूरा ताकत के साथ रहेगा और दमनकारी दमन करेगा, ऐसे सरकार को निरंकुशवाद कहते हैं। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? तो उदारवाद शब्द लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवाद आज़ाद मतलब, इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति तथा संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। तो उदारवादी मतलब आज़ादी है ना, किससे आज़ादी? तो उदारवादी का मतलब कि व्यक्ति की आज़ादी, किससे आज़ादी? तो वही निरंकुश शासन और पादरी वर्ग जो कि उन लोगों पर शासन करते थे, उन लोगों से आज़ादी, और कानून के समक्ष सबको बराबर नज़र से देखा जाए, सबकी बराबरी, जो भी विशेष अधिकार है पादरी लोगों का यानी बड़े लोगों का, उसका अधिकार ख़त्म करे, सबका बराबर का हक हो, संविधान और संसद प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हो। तो ये सब उदारवाद है, ठीक है। रूढ़िवादी कौन थे? तो रूढ़िवादी जो है था वो उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। तो रूढ़िवादी लोग, हुरमुठ जिसको देहात में कहते हैं, ठीक है, ये लोग ऐसा थे जो बदलाव नहीं चाहते थे। ये लोग चाहते थे कि जैसा चल रहा है वही ठीक है, बदलाव ये लोग नहीं चाहते थे। जो बदलाव चाहते हैं वो तो उदारवादी हो गया, आज़ादी चाहते थे, लेकिन ये लोग आदत हो गया था झेल झेल के, नहीं ठीक है, जो परंपरा से चलता आ रहा है वही ठीक है कहता था, वैसा लोग को रूढ़िवादी कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारा गलत परंपरा थी पहले, सती प्रथा और क्या क्या प्रथा, आगे चलेंगे तो आगे बहुत सारे मिलेगा। तो वो सब क्या, वो सबको अगर कोई खड़ा हो रहे हैं उसको हटाने के लिए, तो नहीं, उसके खिलाफ हो जाते थे ये लोग, नहीं जो है ठीक है ना। औरतों को, महिलाओं को स्कूल नहीं जाना है, पढ़ने नहीं देना है, वो ठीक है बोलता था ये लोग,
है ना, वही रूढ़िवादी है। मतलब जो चलते आ रहा था सदियों से उसी को मानता था, नया चीज बदलाव नहीं चाहता था ये लोग। निरीजातीय से आप क्या समझते थे? एक साझा नस्ली, जनजातीय एवं या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। निर्जातीय मतलब एक नस्ल, एक जनजाति, एक सांस्कृतिक उद्गम जिसे कह सकते हैं, जिसको कोई एक समुदाय है जो अपनी पहचान समझता है, ठीक है, उसको कहते निर्जातीय। कल्पनादर्श यानी यूटोपिया ये क्या है? तो एक ऐसी समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होने की लगभग असंभव होता है, साकार होना असंभव होता है। मतलब एक सपना, एक ऐसी कल्पना, एक ऐसी समाज बनाने की कल्पना जिसका साकार होना, मतलब जो सही होना, साकार होना बिल्कुल असंभव है, जिसको बोलते हैं कल्पनादर्श यानी यूटोपिया, है ना। यानी कि सोचेंगे कि एक ऐसा संसार बने, एक ऐसा समाज बने जिसमें बिल्कुल ही मतलब भ्रष्टाचार एकदम खत्म हो जाए, लोग एकदम ईमानदार हो जाए, सच्चा हो जाए, सब एक दूसरे का साथ दे, कोई किसी का दुख को मजाक ना उड़ाए, कोई किसी को दबाने की कोशिश ना करे, सब एक दूसरे से हाथ मिलाए, सब एक दूसरे को आगे बढ़ाए, हाथ से हाथ मिलाए, कंधा से कंधा मिला के चले। तो ऐसा संसार बनना, ऐसा समाज बनना लगभग इम्पॉसिबल है ना। तो इसी को कल्पनादर्श कहते हैं। नारीवाद से अब क्या अभिप्राय है? तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय 18वीं सदी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। तो नारीवाद क्या है? तो नारी की बात हो रही है, यानी कि महिलाओं की। तो नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक ये सब पर समानता का सिद्धांत पर आधारित है। माने स्त्री और पुरुष में समानता होनी चाहिए। जो भेद था उस भेद को हटाना, उस भेद के हटाने पर एक सिद्धांत, जो हटाने का जो सिद्धांत है उसी को नारीवाद कहते हैं। और इसका उदय 18वीं सदी में जर्मन में हुआ था ना। वहाँ महिलाओं को लंबे समय से राजनीतिक अधिकार से वंचित रखा जाता, ना वोट देने का अधिकार, ना वोट में देने का अधिकार, नहीं तो उठने का अधिकार कहाँ से, है ना। तो ये था उसमें। रूपक से आप क्या तात्पर्य है? तो जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं, ठीक है। यानी कोई चीज, कोई मूर्ति बना के या किसी तरह का कोई पोस्टर बना करके स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच ये सब चीज़ों को जब दर्शाया जाता है, इंगित किया जाता है तो उसी को रूपक कहते हैं। जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं? तो जैसे फ्रांस में मेरियन एक नारी रूपक था, है ना, नारी रूपक एक था मेरियन फ्रांस में ना, जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्र प्रतीक माना जाता था। उसी प्रकार जर्मेनिया भी एक नारी रूपक था। तो जर्मेनिया क्या है? एक रूपक है, ठीक है। रूपक क्या हो तो समझे ना, कोई चीज़ को दर्शाना, तस्वीर या फोटो या पोस्टर या मूर्ति के आधार पर मूर्ति बना करके, ठीक है। तो ये जर्मेनिया भी एक तरह का ये रूपक था, ठीक है, जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था। जर्मनी का ये राष्ट्र का प्रतीक माना जाता था इसे। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो ये जो जर्मेनिया है वो बलूत वृक्ष के पत्ता का मुकुट पहनते हैं। ये जो क्या था? रूपक बलूत वृक्ष है उसका मुकुट पहनते, उसके पत्तों का, क्योंकि वो बलूत वृक्ष को वीरता का प्रतीक मानते थे। मारियान क्या था? तो ये भी एक रूपक है। मारियान से आप क्या समझते हैं? तो मारियान भी एक नारी रूपक है, जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। फ्रांस का रूपक है ये मारियान। और इससे पहले जो था वो कहाँ था? जर्मनी का था, जर्मेनिया, है ना। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे, ठीक है। तो ये एक प्रतिमा, मूर्ति इसका चौराहों पर लगाया गया ताकि लोगों को इसे देख करके और राष्ट्र की प्रतीक, जनता को राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे, ठीक है। ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? ओटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क राज्य था।
इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी एशिया और यूरोप के कुछ देश आते थे, जिसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह एक साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इनका विभाजन कर इस पर आधारित कर लिया गया है ना, इसका विभाजन। तो ओटोमन साम्राज्य जो था, उस्मानी सल्तनत था 1299 है ना, 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क साम्राज्य था, तुर्क साम्राज्य। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया और यूरोप का कुछ देश आते थे, और जिसका संस्थापक जो था वो उस्मान प्रथम था। और मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1493 में कुस्तुनतुनिया जीतने के बाद यह साम्राज्य में बदल गया, पूरा साम्राज्य बन गया। और पहला विश्व युद्ध जब 1919 में हुआ तब ये हार गया और इसका विभाजन हो गया। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? तो ये फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था, है ना। 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया, है ना। तो ये एक चित्रकार था। और ये ऐसा नहीं कि चित्रकार माने ऐसा नहीं माने फूल और अथी बनाने वाले चित्रकार ना है वो। ये गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र, ये सब के आदर्श को प्रस्तुत करता था अपनी चित्रों में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक सेना नायक था, है ना, शुरू में, और जिसने क्या किया, बहुत विजय प्राप्त किया, है ना, बहुत सारे युद्धों को उसने जीता। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित कर दिया गया, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट को। काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सार्डिनिया पिडमोंट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने की? यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेपी मेस्सीनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। तो यंग इटली क्या है? एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था, है ना, छुपा हुआ। इसकी स्थापना हुई थी 1830 ईस्वी में, और जिसका कौन? ज्यूसेपी मेस्सीनी, है ना, किया था स्थापना। जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग या तिथि क्रम भी बोलते हैं का मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, क्वार्टर प्रणाली से आप क्या समझते हैं? क्वार्टर प्रणाली विभिन्न राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता था, जिसके उद्देश्य पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना एवं उन्हें प्रोत्साहन देना था, है ना। तो ये क्या था? क्वार्टर प्रणाली। तो विभिन्न राष्ट्रों, अलग अलग राष्ट्रों के बीच होने वाला समझौता, है ना, समझौता, जिसका उद्देश्य था कि पारस्परिक आर्थिक हितों की रक्षा करना, है ना, दोनों राष्ट्रों का। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह किसका कथन था? तो लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन एंड्रियास रेबमान का है ना, एंड्रियास रेबमान। जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो जोल्वेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रशिया के अनुरोध पर 1834 में हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दिया था। मताधिकार किसे कहते हैं? तो वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहते हैं। विचाराधार से आप क्या समझते हैं? तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचाराधार कहलाता है। तो एक विचार है ये, ठीक है, एक खास प्रकार के विचार जो समाज और राष्ट्र राजनीति को अंकित करती है। जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे? प्रशिया का शासक विलियम प्रथम और
प्रशिया का चांसलर बिस्मार्क, ये था जर्मन के एकीकरण का मुख्य निर्माता। ये दोनों। इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? तो इटली के एकीकरण का कौन? जर्मनी एकीकरण का तो दो हो गया, विलियम प्रथम और चांसलर बिस्मार्क। इटली का कौन? तो इटली के मेजिनी, काउर और गैरीबोल्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक, और सार्डिनिया का शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय, नाम थोड़ा डेंजर है, याद रखनी है, ठीक है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य देन क्या है? तो फ्रांस की क्रांति जो हुआ था 1789 से 1815 की, तो इसके द्वारा प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। इस क्रांति ने यह घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीतियां तय करेंगे। बिस्मार्क का परिचय दे। उसके जर्मनी के एकीकरण में क्या भूमिका थी? तो बिस्मार्क कौन था और उसका नीति क्या थी, तो उसको बताना है, ठीक है। तो बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। जर्मन का बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए। एकीकरण के लिए उसके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लौह की नीति के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। रक्त, खून और लौह। रूसो का परिचय दे और बताए कि फ्रांस की क्रांति में उसकी क्या भूमिका थी। तो रूसो एक महान विचारक था। रूसो का प्रभाव फ्रांस की जनता पर अन्य लेखकों तथा विचारकों की तुलना में सबसे अधिक पड़ा। उसकी पुस्तक सामाजिक समझौता द्वारा लोगों की क्रांति के लिए प्रेरित करने वाले विचार मिले। उसने लोगों के सामने ऐसे समाज की स्थापना का विचार रखा जिसमें उन्हें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की प्राप्ति की आशा थी। उसके इन नवीन विचारों ने क्रांतिकारी विस्फोट को जन्म दिया। अगला है 1815 में की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? 1815 की वियना संधि के उद्देश्य: पहला, नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना, बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना यानी स्थापित करना। 1830 की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1830 की क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो राजा, जिन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका। उनके स्थान पर अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुए। फ्रांस में सत्ता लुई फिलिप को सौंपी गई, है ना। तो ये 1830 की क्रांति का प्रभाव है ना। का प्रभाव? तो बुर्बो राजा जो था उन्हें 1815 के बाद हुई रूढ़िवादी प्रक्रिया के दौरान सत्ता पर बहाल किया गया था, उन्हें क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, है ना। बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंका और उनके स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ, यानी संविधान से चलने वाला राजतंत्र स्थापित हुआ और सत्ता लुई फिलिप को सौंपी गई। 1848 ईस्वी की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 1848 की क्रांति, वो था 1830 की क्रांति, 1848 में क्रांति हुआ, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शासक लुई फिलिप को गद्दी छोड़नी पड़ी, है ना। तो लुई फिलिप जो अभी दिखे, इससे पहले लुई फिलिप को गद्दी में बैठाया गया था और ये जो क्रांति हुआ 1848 में, उसमें इसको गद्दी छोड़नी पड़ी और वहाँ एक गणतंत्र की घोषणा की गई जो सभी पुरुषों के सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित था और यह पूरी तरह से मतलब गणतंत्र बन गया, ठीक है। इससे पहले राजतंत्र ही था, लेकिन लोग राजा बनाने का संवैधानिक राजतंत्र, माने संविधान से चले ऐसा राजतंत्र था। 1830 का क्रांति जो हुआ उसके बाद, लेकिन फिर तुरंत ही 18 साल बाद 1848 में ही उसको भी उखाड़ फेंका। कहा कि राजतंत्र ही होता है ना, कितना संविधान करा जाए तो उसमें नहीं हो सकता है जब तक जनता द्वारा मताधिकार ना हो, है ना। वोट देकर जब तक ना बना, आजकल वोटों दे करके जो बना रहे हैं राजा, वो भी तो प्रजा का ख्याल नहीं रख रहा है, तो जो अपने बनेगा वो कहाँ से करेगा, ठीक है। तो ये स्थिति हुआ 48 में, उसका भी गद्दी खत्म और ये जो फ्रांस था वो मताधिकार पर आधारित हो गया। वियना संधि के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करिए। तो नेपोलिया युद्ध के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना और बुर्बो वंश के सत्ता पुनः बहाल करना। ये तो तभी था, क्वेश्चन रिपीट कर गया। अगला प्रश्न, रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्रशा की संसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। बिस्मार्क को शक्ति
पर अटूट विश्वास था, अतः सेना पर विश्वास करके रक्त और लौह नीति का अवलंबन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। ठीक है, तो ये रहा 40 प्रश्न, 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस चैप्टर से बन सकता है, शॉर्ट प्रश्न है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। PDF आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है, भले थोड़ा लेट से मिले लेकिन मिलेगा, थोड़ा समय की कमी है, मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक में जाइएगा, लिखिएगा क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1, तो अपने आप वहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय